प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम कहानी पढ़ेंगे। आपके तृतीय सोपान जो अपठित भाग से जाना जाता है, कई सारी कहानियाँ दी गई है, मैंने बताया था। तो आपको पढ़ने के लिए 6 कहानियाँ हैं। तो उसमें पहली कहानी है मधुआ, ठीक है, जिसका रचयिता है जयशंकर प्रसाद। तो उसे लेकर आज हम पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जो है, शायद आप लोगों का नाम सुने होंगे या फिर उनके बारे में जानते होंगे। तो जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार कहलाते हैं। बहु प्रतिभा संपन्न लेखक के रूप में या फिर साहित्य के रूप में जयशंकर प्रसाद हमारे सामने आते हैं। तो बचपन में ही जो है उनकी माता या फिर पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो अपने घर को संभालना वगैरह जो भी जिम्मेदारी है वो निभाने में व्यस्त रह जाते हैं। तो मतलब संघर्षमय जीवन जो है उनका रहा है। संघर्षमय जीवन रहने के बाद भी अपने साहित्यिक योगदान जो है वो कम नहीं दिए हैं। या फिर संघर्ष रहने के बाद हम मतलब जीवन के लिए जो ज़रूरी है या फिर जो साहित्य के संदर्भ में वो जो रचनाएं रचते थे उसके संदर्भ में हो सकता है कोई कमी जो है वो महसूस होने नहीं दिया है। तो ऐसे जो है जयशंकर प्रसाद है। तो उनको मतलब घर की जिम्मेदारियां निभानी थी, लेकिन साहित्य में रुचि होने के कारण प्रतिभान्वित थे या फिर बहुत ही मतलब उनकी मेधा शक्ति ज़्यादा ही थी। तो वो कभी जो है अपने जो पढ़ाई है या फिर लिखाई है, रचना है, तो उन सभी विषय से जो है कभी वो दूर नहीं रहे। तो घर पर ही रहकर जो है कई सारी भाषाओं को सीखते हैं, जैसे हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी है, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगाली हो, फारसी हो, ऐसे कई सारे विषयों को या फिर भाषाओं का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो देखिए कितनी प्रतिभान्वित वो हो सकते हैं। तो उनका समय जो रहा है 1889 रहा है। तो उस समय में भी जो है इतनी सारी भाषाओं को सीखकर उसमें जो है परिणित होना बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे लेख जो है उनके संस्कृत से बहुत ही प्रभावित रहे हैं। हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित है, संस्कृत भाषा से प्रभावित है, अलग बात है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं में जो है संस्कृत का ज़्यादा ही असर हमें देखने के लिए मिलता है। उनके कई सारे नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में योगदान दिए हो, कई सारे योगदान जो है उनके मतलब अलग अलग विधा में, जैसे हिंदी साहित्य के संदर्भ में, साहित्य रचना के संदर्भ में कहानी हो सकते हैं, उपन्यास हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं, या फिर क्या है वो कविताएं हो सकते हैं। कोई भी भाग लीजिए, कोई भी विधा लीजिए, हर विधा में जो है जयशंकर प्रसाद जो है अपनी योगदान जो है दिए हैं। और उनकी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं, मर्मस्पर्शी रचनाएं हैं। और ये भी है कि इनकी संस्कृत प्रभाव होने के कारण कई सारे नाटक जो है उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐतिहासिक आधारित है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, जैसे हमारे बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य है, कई सारे स्कंदगुप्त, सभी जो भी इतिहास के पात्र आते हैं, इन सभी का जो उन्होंने नाटक के रूप में लिए हैं, नाटक के रूप में लिखे हैं। सुंदर रचनाएं हैं। अगर उसे पढ़ते हैं तो काफ़ी है, फिर से हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पूर्ण उनकी जो परिस्थिति रही है वो सभी हमें समझ में आ जाता है। ऐसी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद का रहा है। तो वो जो है संस्कृत से प्रभावित होने के कारण, मतलब संस्कृत भाषा से जयशंकर प्रसाद प्रभावित होने के कारण उनकी रचनाओं में संस्कृत के शब्द ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो इसीलिए जो है कभी कभार कुछ लोगों को शायद दिक्कत लगता होगा उन्हें समझने में, या फिर कोई जो भी शब्द, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल में हैं तो वो शब्द जो है कठिन लगता होगा। लेकिन उसकी शैली हो सकती है, उसका जो प्रस्तुतिकरण हो सकता है, बहुत ही अनोखा ढंग रहा है। तो हर विधा में उनका योगदान रहा है। कवि के रूप में भी है, कहानीकार के रूप में है, नाटककार के रूप में है, उपन्यासकार के रूप में है। जो जैसे उनकी जो काव्य के संदर्भ में है, महाकाव्य के रूप में जो है कामायनी लिखे हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। बहुत ही सृष्टि की रचना को लेकर, सृष्टि रचना कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस संसार का, मानव का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर जो है बहुत ही सुंदर रचना लिखी है कामायनी, जो हर संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ होता है। ऐसे साहित्यकार जो है जयशंकर प्रसाद रहे हैं। उनकी रचनाएं आप लीजिए, कोई भी रचना हो, नाटक के संदर्भ में हो, कहानी के संदर्भ में हो, तो हर विधा के संदर्भ में जो है उसकी रचनाएं जो है बहुत ही जो है चर्चा के विषय बने हुए हैं।
जैसे मैंने पहले भी कहा है और बार बार दोहराती रहूँगी, ऐसे जो बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार होते हैं उनकी रचनाओं को, चाहे वो कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, तो उनको जो है वे दूरदर्शन में धारावाहिक रूप में दिखाया गया है। तो दूरदर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं, दूरदर्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर है कई सारी इनकी रचनाएं, जैसे आकाशदीप वगैरह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो आकाशदीप भी जो है वहाँ पर कहानी के रूप में दूरदर्शन में दिखाया गया है। तो देखना जो है हमें ज़्यादा असर करता है। दृश्य श्राव्य जो है, दृश्य और श्राव्य जो दो अलग अलग साधन हम कह सकते हैं, फिर माध्यम कह सकते हैं। तो उसमें दृश्य जो भी है वो हमें बहुत ही असर करने वाला होता है। दृश्य मतलब देखना है, तो वो जो है हमें ज़्यादा असर करता है। तो इसलिए कई सारी कहानियाँ जो है उनको जो है धारावाहिक रूप में दिखाया गया है। ऐसे श्रेष्ठ जयशंकर प्रसाद रहे हैं। मतलब जो आपके पाठ के संदर्भ में या फिर परिचय के रूप में जो दिया गया है उससे हटकर यहाँ पर मैं कहने के लिए कोशिश करूँगी, ताकि आप इतिहासकार को या फिर साहित्यकार को जैसे समझेंगे वैसे आप उनके विषय को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। साहित्यकार क्या है, उनका जीवन क्या है, उनकी जीवन शैली किस प्रकार का है, ये अगर हम अच्छी तरह से जान जाते हैं तो उसकी रचना रस हमें समझने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए मैं लेखक का परिचय जो है उससे हटकर जो है मैंने देने के लिए कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ, ठीक है, शीर्षक है मधुआ। तो मधुआ शीर्षक सुनते ही क्या है, क्या नहीं, किस तरह है, हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। तो उसके लिए उत्तर इतना ही है, मधुआ एक बालक का नाम है, ठीक है, एक छोटा सा बालक है, उसका नाम मधुआ है और उसी बालक पर आधारित पूर्ण ये कहानी रहा है, कुछ अलग कोई अर्थ नहीं है। मधुआ एक मुग्ध मासूम जो बालक है, लड़का है, उसका नाम है, उन्हीं पर आधारित ये कहानी है। कहानी की विशेषता है, कहानी देखिए जो कहानियाँ रचते हैं, जैसे मैंने कहा नाटक लिखते संदर्भ में जयशंकर प्रसाद के ज़्यादा से ज़्यादा नाटक इतिहास पर है, ऐतिहासिक है। मतलब इतिहास से संबंधित घटनाओं को जो है वो घटते हैं, या फिर इतिहास से संबंधित जो प्रमुख पात्र आते हैं, जो प्रमुख संदर्भ है, जैसे हमारा स्वतंत्र आंदोलन हो सकता है, या फिर कई सारे ऐसे अशोक वगैरह जो महान राजा हुए हैं, पृथ्वी चौहान जैसे महान राजा हुए हैं, राणा प्रताप जैसे महान राजा है, उनके संदर्भ में हो सकता है, उनकी खूबियों के संदर्भ में हो सकता है। कई रचनाएं रचे गए, अलग अलग भाषा में भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार जो एक सीमित विषय पर जो लिखा जाता है उनको उस विधा में बांटा जाता है। कहानी के संदर्भ में भी ऐसे हैं, सामाजिक हो सकते हैं, मतलब समाज से जुड़े, राजकीय हो सकते हैं, जो राजकीय राजनीति से जो जुड़े होते हैं, ऐसी कहानियाँ भी होते हैं, या फिर हास्य कहानियाँ भी होते हैं जो हमें हंस हंस कर लूट फूट करते हैं, ऐसी कहानियाँ भी होते हैं। मतलब अलग अलग विधा के संदर्भ में वो साहित्यकार पर निर्भर करता है, या फिर उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है, वो जिसमें वो एक प्रकार से अपने आप को डालने के लिए कोशिश करता है, तो उसी शैली में रचनाएं रचता है। तो ये जो मधुआ कहानी है जयशंकर प्रसाद की बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है कहा गया है। तो ये क्या है मनोविज्ञान, ये पहले जानेंगे, संक्षिप्त में बताने के लिए कोशिश करूंगी। मनोविज्ञान एक विषय है, जानते हैं आप लोग, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है, मन का विज्ञान कहते हैं। और आमतौर पर अगर आप किसी से पूछेंगे कि मनोविज्ञान क्या है या फिर साइकोलॉजी क्या है, हर किसी से यही उत्तर आता है जो मन को लेकर पढ़ता है उससे है, जो मन को पढ़ता या फिर कहता है या फिर मन को लेकर कहता है। तो कहाँ है हमारा मन, ये हमारा पहला प्रश्न है। मन दिखाई देता है, हमारा मन दिखता है या फिर दूसरों को दिखा सकते हैं हमारा मन ऐसा है वैसा है, दिखा सकते हैं हम लोग, नहीं है ना। तो मन की कोई नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। हमारा मन जो हम कहते हैं ये मन हमारा काल्पनिक है, कल्पना में है। तो हमारा मन किसी भी रूप में है, कैसे भी है, लेकिन उसके लिए हम कल्पना दिए हैं। और हर किसी के पास मन है, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत खुश है, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत सदमे में है। कई सारे अलग अलग हम लोग संदर्भ देते हैं ना, मन को लेकर कहते हैं हम लोग। तो ये मन क्या है, ये मन हमारा आंतरिक भावनाओं का मिलन है, जहाँ पर हम आंतरिक अंदर से जो सोचते हैं, सोचना जो भी कार्य हम करते हैं वो सभी काम जो है हमारा दिमाग करता है। ध्यान में रखिए, हमारे जो दिमाग है, हमारे दिमाग जो काम करता है या फिर जिस तरह सोचता है या फिर जिस तरह प्रतिक्रिया देता है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब कुछ जो बताने वाला है, ये सभी या फिर हमारे अंगों का नियंत्रण करने वाला भी ये हमारा दिमाग है। और दिमाग जो हमारा काम करता है, कुछ लोग भावनात्मक होते हैं,
भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उनके यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा भावनाएं एकत्रित होते हैं, हर संदर्भ में भावना से जुड़े होते हैं, हर विषय को उस भावना युक्त ही वो देखना चाहते हैं। तो कोई बहुत ही मतलब सहम जाता है एक प्रकार से, या फिर कोई बहुत ही खुलकर रहने के लिए कोशिश करता है, कोई प्रैक्टिकल रहता है, प्रायोगिक रहता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कहा जाता है ना, मतलब जैसा है वैसा कहना है, जैसा रहता है वैसे चलना है। ऐसे कुछ लोगों का आदत अलग अलग होती है, उनकी सोच के विषय पर हो सकता है, या फिर उनके विचार करने के तरीके से हो सकता है, अलग अलग एक भाव में देखने के लिए मिलता है। ये सब करने वाला कौन है, ये हमारा दिमाग ही है, लेकिन हम लोग जो है उसको मन का जो है नाम दे रखे हैं। मन को हम दिल से जोड़ते नहीं है, फिर हमारा दिल अलग है, मन अलग है ना। ये हमारा मन जो है हमारी आंतरिक या फिर आत्मिक भावनाओं का आंतरिक जो संबंध है, विचारधारा है, उसे लेकर है, न उसकी रूप है, न रेखा है, न कुछ है जो दूसरों को हम दिखा सकते हैं। सही है। ये जो हमारा काम करता है आंतरिक रूप से, अंदर से हम लोग जो सोचते हैं, जो हम लोग दूसरों को लेकर महसूस करते हैं, विषय से संबंधित हो, चीज़ से संबंधित हो, मतलब कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो उसके संबंध में हमारे जो विचार आते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, उस पर आधारित है ये मन। तो इसका विज्ञान आया हुआ है, मनोविज्ञान जिसे कहा जाता है, साइकोलॉजी जो कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान मतलब हमारे मन की आंतरिक जो व्यवहार है उससे बताने वाला है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ आवर इनर बिहेवियर। ठीक है, अंदर की, हमारे अंदर की जो हमारी मन, जो हम लोगों ने नाम दे रखा है, इसके व्यवहार को लेकर जो पढ़ाई करता है वो मनोविज्ञान है। मन को लेकर नहीं, मन के व्यवहार है, जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम काम करते हैं, दूसरों के संदर्भ में क्या सोचते हैं, किस तरह की विचारधारा रखे हैं, किस तरह का भाव हमारे मन में है, भावनाएं किस प्रकार की है, इमोशंस कैसे हैं, हम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, दूसरों के प्रति कैसे रहते हैं, ये सारे अंश आते हैं मनोविज्ञान में। कुछ लोग कहते हैं ये साइकोलॉजी पढ़ा है या फिर मनोविज्ञान पढ़ा है, तो उनके पास जाते हैं और एक पूछते हैं कि आप हमारा चेहरा देखकर जो है आप सब कुछ बता सकते हैं क्या, पूछते हैं, है ना। साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान मतलब यही कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है तो ऐसा कदापि नहीं है। मनोविज्ञान जो भी पढ़े होते हैं उनको क्षमता है, दूसरों को क्या है समझने की क्षमता है। हम लोग आपके बाह्य जो तरीका है या फिर बाह्य या फिर एक्सटर्नल जो हम कहते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो कहते हैं, बाहर से जो दिखता है उसे लेकर बताने वाला या फिर वो कैसा है व्यक्ति, ये अगर हम तय करने के लिए जाएंगे ये मुश्किल होता है। मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान के जो व्यक्ति होता है, पढ़ाया हुआ जो व्यक्ति होता है, या फिर साइकियाट्रिस्ट जो हम कहते हैं, मनोचिकित्सक जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बाहरी व्यवहार के द्वारा आंतरिक व्यवहार भी जानने के लिए कोशिश करता है। आंतरिक व्यवहार जब वो जान लेता है तब जाकर वो दोनों को मिलाकर कह सकता है व्यक्ति ऐसे सोचता है, ऐसे करता है, उनका स्वभाव ऐसा है, ये कह सकता है। ठीक है, ये भविष्यवाणी नहीं होगी या फिर भविष्य कहने वाला नहीं होगा कि सिर्फ जो है उनका काम क्या है कि आपके आंतरिक और बाह्य जो घटनाएं घटते हैं, फिर जिस तरह के व्यवहार आप रखे हैं, जिस तरह की भावनाएं रखे हैं, जिस तरह का व्यवहार आप लोगों का रहा है, प्रतिक्रिया जैसी है, ये ध्यान में रखकर जो है वहाँ पर काम चलता है। तो इसीलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जो भी जाते हैं, कहा जाता है जो दिमाग से बहुत ही क्या कहते हैं धीमे हैं या फिर दिमाग से बहुत ही कमज़ोर जो होते हैं उनको ही लेकर जाया जाता है। ऐसे कुछ लोगों की मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी हम सदमे में आ जाते हैं, कभी हम बहुत ही दुखी है, बहुत ही हम लोग उदास हैं, मन से हम लोग जो है बाहर निकल कर नहीं आते, मतलब इतने भावुक रहते हैं, दूसरों के सामने भी अपनी मन की भावनाओं को कहते नहीं है, ऐसा संदर्भ है। तो ये सारे जो भी लक्षण हैं तो कभी कभार हमें बीमारी के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कोई ना कोई मतलब जो भी विषय है वो मन में रख कर हम लोगों के लिए बाहर ही मतलब शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसी कारण से मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक रूप से अगर हम इस तरह की भावनाओं में खो जाएंगे,
सदमे में रहेंगे या फिर उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, ये सारे अंश हमारे शरीर पर भी असर करता है और दिखने वाले के सामने वालों के लिए भी हम सामान्य नहीं लगते हैं। तो उस समय जो है उस व्यक्ति को वहाँ पर ले जाया जाता है। तो वो व्यक्ति जो है उसे ये सभी मतलब आंतरिक रूप से मन से वो किस तरह सोचता है, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो क्या चाहता है क्या नहीं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, इन सभी विषयों को अलग अलग है वो तरीके हैं, तो उन सभी को जानकर जो है वो उसे चिकित्सा देता है ताकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों अवस्थाओं से वो स्वस्थ रहे, ऐसे जो है वो चिकित्सा देते हैं। ठीक है, ये मनोविज्ञान है। तो फिर उसमें डूबेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे कहानी के संदर्भ में। तो ये जो मधुआ है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है मैंने कहा। तो इस तरह की मानसिक दशा जो होती है, खास तौर पर ये कहानी बाल मनोविज्ञान मतलब बालकों के बाल्यावस्था के संदर्भ में मानसिक दशा जिस प्रकार प्रभाव पड़ता है तो वो जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो मानसिक दशा मतलब जो है हमारे अंदर की जो मन की दशा होती है, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, समाज के अनुसार हो सकता है, जिस वातावरण में माहौल में हम लोग रहते हैं वो हो सकता है, कई सारे अंश जो है हमें ये जो है काम करता है। तो ये सभी जो है हमें प्रभावित करते हैं। हमारे घर वाले हो सकते हैं, घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कई सारे लोग हैं। तो उस सभी का जो असर है हम लोगों पर पड़ते रहता है। ये बाल्यावस्था से ही है। तो अनुकरण से ही हम सीखते रहते हैं। बचपन में आप लोग देखे होंगे जो 2 साल के 2.5 साल के बच्चे होते हैं घर में, देखिए बोलना हो चलना हो जो कुछ भी हो हमें देख देख के जो है वो सीख रहे होते हैं। एक एक शब्द बोलने के लिए शुरू करते हैं, ये अनुकरण के द्वारा ही होता है। तो जिस प्रकार वो सीख रहे होते हैं तो उनके सीख के लिए या फिर उनको जो अनुकरण करने का जो रहा है वो हो सकता है। ये सभी जो है कहाँ पर है, तो ये जो है हमारी बाहरी अवस्था पर या फिर समाज के सदस्य को हर किसी के संदर्भ में जो है असर करते रहता है। उनका जो असर जिस तरह पड़ता है उसी प्रकार हम लोग जो है अपने व्यक्तित्व को जो है रूपायित करते हैं। हमारे लिए हमारे जो अनुकरण कर रहे हैं या फिर जिस तरह हमारा जीवन विकसित होना है, सही रूप में सुव्यवस्थित ढंग से अगर सही रूप में सब कुछ चल रहा है तो वो जो असर होता है सही मायने में ठीक तरह से चलता है। वही अगर किसी बालक के संदर्भ में अगर उनके प्रति उनका माहौल उनका समाज अगर ठीक तरह से जहाँ पर वो रहता है अगर ठीक तरह से असर नहीं करता है, ये उनके शारीरिक और मानसिक अवस्था के लिए बहुत ही असर करता है। तो कभी कभार वो अच्छा भी हो सकता है, कभी कभार वो बुरा भी हो सकता है। तो इसीलिए कई सारे हम लोगों को जो है बाल्यावस्था के संदर्भ में कई सारे बालक अपने रास्ता जो भटके हुए होते हैं, मार्ग जो भटके हुए होते हैं वो हमें मिलते हैं। किस कारण से हैं? इसी अवस्था के कारण से हैं, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता है, उन लोगों को ठीक तरह से चलना फिरना नहीं आया होता है, या फिर उन लोगों को ठीक से जो है चलना फिरना मतलब खड़े होना चलना यही कारण नहीं होता है, मतलब जीवन में कैसे रहना है, अच्छे संस्कार हो सकते हैं, अच्छी बातें हो सकती है, ये नहीं होता है। और जीवन की जो मूल सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उनको एक वक्त का रोटी भी नहीं जो है संभव नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग बातें हैं। तो इन सभी का असर जो है उन बालकों के मन पर ज़्यादा होता है और हर किसी की मानसिक अवस्था एक समान नहीं होता है। व्यक्ति से व्यक्ति ये बहुत ही भिन्न होता है। आमतौर पर हम एक समान होंगे, एक समान लगते होंगे, लेकिन हमारी विचारधाराएं हो सकते हैं, मन की भावनाएं हो सकते हैं, सोच विचार हो सकता है, हर किसी का जो है हर संदर्भ में बदला हुआ होता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था में ये जो हम असर करने वाला है, जो हमारी मानसिक स्थिति को असर करता है, वही जो है हमें आगे जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। मधुआ बाल्यावस्था में है, मतलब एक छोटा सा लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 10, 12 या फिर 14 साल का एक लड़का है। तो उसके संदर्भ में जो है किस तरह उनकी मानसिक स्थिति रही है, किस प्रकार का रहा है, ये जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस मधुआ पर आधारित ये कहानी है। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये जो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इसी अवस्था से अभी गुजर रहे हैं। तो आपकी मानसिक जो विचारधारा है, आपके मन की जो विचारधारा है, किस प्रकार चलती है, कैसे चलती है, ये भी ज़रूरी बनता है। तो आपकी सोच विचार अगर अच्छे हैं, स्वच्छ है, स्वस्थ है,
तो आप लोगों की जो है शरीर भी वैसे ही स्वस्थ रहेगा और आपकी विचारधारा भी वैसे ही रहेंगे और आपका जीवन क्रम भी वैसे बना रहेगा। अगर हमारे सोच विचार में ही खोट है, हमारे सोच विचार मानसिक रूप से अंदर से अगर हम अलग ही है और दिखावा एक कर रहे हैं, तो कभी जो है हम इससे ऊब नहीं पाते हैं, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, कभी इससे हम लोग जो है अच्छे काम या फिर अच्छे मार्ग में जाने के लिए बाधा के रूप में ये रह जाता है। तो इसीलिए जो है इस हमारी मानसिक स्थिति को हमें ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक है तो हम कहीं भी किसी प्रकार से हम लोग अच्छे बन सकते हैं। तो ये भाव जो है या फिर ये विचारधारा जो है हर मनोविज्ञान के संदर्भ में जो है कहा जाता है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए या फिर किसी अच्छे इसके पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जैसे आप फैमिली डॉक्टर वगैरह कहते हैं उनके पास जाइए, उनका यही सलाह होता है आपका मन स्वस्थ है, आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे शारीरिक रूप से जो भी बीमारियाँ आते हैं, रोग वगैरह आते हैं, वो हमारे मन पर निर्भर होते हैं। हमारे मन मतलब जो हम सोचते हैं, अंदर से हम लोग जो ख्याल रखते हैं, हम अंदर से जैसे होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर कारण बनते हैं। तो इसीलिए अगर हम मन से अच्छे हैं, मन से स्वच्छ है, मन से स्वस्थ है, तो हम लोग बाहर से भी शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। हम बीमार है, हम अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हमें कमज़ोर है, हमें पढ़ने के लिए नहीं, हमेशा ऐसी विचारधारा दिमाग में आते रहेंगे, हम लोग वैसे बनेंगे, हम कमज़ोरी होते जाएंगे, कभी हम लोगों की कमज़ोरी दूर नहीं होगी और हमसे पढ़ने के लिए नहीं होगा, ये सोचते बैठ जाएंगे, हम लोग वैसे ही रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे और हम लोग कुछ हमसे होगा नहीं काम, अगर ऐसे बनकर दिमाग में रख कर बैठ जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। जब हमारे दिमाग को अलग तरीके से, अलग विचारधारा से भरकर आगे बढ़ाएंगे तभी जो है संभव हो सकता है। तो इसीलिए जो है बाल मनोविज्ञान जो वहाँ पर अब असर करता है, फिर प्रभाव करता है, ये ज़रूर मतलब ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह का वो प्रभाव करता है हमारा जीवन या फिर हमारी जीवन शैली वैसे ही बनती है। तो इसलिए आपसे भी ये निवेदन है मेरा, आपके लिए भी मेरे ये संदेश है कि आप अपने मन को जो है स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रखना मतलब क्या है, हमारे मन के विचारों को, हमारे मन की जो भी धारणाएं आते हैं, जिस तरह के विचारों को हम लोग सोचते हैं या फिर दूसरों के प्रति रखते हैं, वो हमेशा धनात्मक में होना है, पॉजिटिव होना है। इसलिए आजकल कहा जाता है ना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, मतलब इसी कारण से है। जब हम अपने आप को ही इस तरह कोसेंगे, खुद हम कोसेंगे, तो दूसरे कैसे हमें सराहेंगे, दूसरे कैसे हमारी प्रशंसा करेंगे, है ना। तो पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखना है, हम अपने आप को हमें ठीक रखना है, हमारे विचारों को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तभी मात्र जो है ये संभव हो सकता है। नहीं है तो हम लोग जो है पीछे रह जाएंगे। इस दुनिया में, इस स्पर्धात्मक युग में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके सोच अच्छे रखिए, विचार अच्छे रखिए, दूसरों के प्रति भी आपकी मन की भावनाओं को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है। तो मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, बहुत ही सुंदर रचना है। तो ये इस कहानी में हम लोगों को सीखने के लिए बहुत मतलब बहुत मिलता है। थोड़ी कहानी पहली कहानी की तरह, जैसे आपने इसकी प्रेमचंद की कहानी पढ़े थे, तो बड़े घर की बेटी, उसी के समान कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन इतना सुंदर संदेश इसमें है कि कहानी पढ़ते हुए हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी बताऊंगी तो उत्सुकता नहीं रहेगी आपको कहानी सुनने के लिए। तो इसलिए इस कहानी में अब हम देखेंगे। तो कहानी अब हम शुरू करेंगे। तो कहानी का भाग है, आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को दोपहर में कभी कभी सवेरे भी आ जाता, अपनी लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर ठाकुर का मानो विनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पिएगा ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबने पर बिताए हैं किस लिए? अद्भुत
7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है यह भी। तो देखिए, तो यहाँ पर व्यक्ति है, परिचय मिला है आपको शराबी। तो शराब पीने वाला है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये बुरी आदत है, अलग बात है। तो उस शराबी के संदर्भ में है। तो शराब पीने वाला है तो उनकी क्या काम है, ठाकुर सरदार के सिंह यहाँ पर आना है। ठाकुर सरदार सिंह हैं, तो जैसे जमींदार वगैरह होते हैं, गांव के ठाकुर हैं, तो उनके पास आना है। और ठाकुर सरदार सिंह का एक गुण कहिए या फिर उनकी आदत कहिए, उन्हें क्या है, कहानी सुनने का चस्का है। तो कहानी सुनना वो पसंद करते हैं। तो उनको कहानी सुनाने के लिए यही शराबी मिला हुआ था। तो शराबी है, फिर भी ठाकुर के यहाँ पर जब भी आता है तो कहानियाँ वो सुनाने वाला है। जैसे वो पसंद करते हैं वैसे लच्छेदार, मतलब बहुत ही मनोरंजन से भरे जो कहानियाँ हैं या फिर उत्सुकता से भरे जो कहानियाँ हैं, तो वो कहानी सुनाने वाला है। और जैसे वो कहानी सुनाता है, मतलब जब उसे मन होता है तब आने वाला है, न सुबह है, न शाम है, न रात है, कुछ है, जैसे उसे याद आता तब ठाकुर के यहाँ पर आना है, उनको कहानी सुनाना है। तो जैसे वो कहानी सुनाता है तो उनको जो है वो कहानी के बदले कुछ पैसे वगैरह देने वाले हैं। अभी क्या हो गया, कुछ दिन से वो शायद ठाकुर के यहाँ पर भी नहीं आया है, पैसे भी नहीं है उनके पास, तो इसीलिए कहते हैं आज 7 दिन हो गए, मतलब आज से 7 दिन हो गए उसे पीने के लिए नहीं है, मतलब छुआ तक नहीं है, उन्होंने शराब छुआ नहीं है, क्योंकि पीने के लिए पैसे ही नहीं है, कहाँ से ही पिएगा। तो पहले पियक्कड़ है या फिर शराबी है, कोई मुफ्त में तो नहीं देगा। तो इसे जो है अगर कमाना है, कमाऊ है, उनके पास काम है, पैसे मिलेंगे तभी जाकर वो पी सकता है। तो 7 दिन हो गए अभी तक उसे पीने के लिए नहीं मिला है। तो जब ये ठाकुर के सामने कहता है तो वो जो है उसे वहाँ पर मतलब ठाकुर को जो है विश्वास नहीं होता है, क्योंकि तुमसे वही महक आ रही है, मतलब शराब की वो जो बदबू है वो आ रही है और तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कह रहे हैं। तो वो सौगंध खाकर भी कह रहा है 7 दिन हो गए मैंने पिया नहीं है, और आज आपके पास से जो भी मिलेगा तो उनका पूरा मैं पीने वाला हूँ। मतलब अगर ठाकुर साहब उन्हें खुश होकर कुछ पैसे देंगे, उस पैसे का जो है वो पूर्ण रूप से पीने वाला है। तो शराबियों की आदत ही ऐसे होती है, अच्छे काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेट भरना है तो शराब से ऐसे बुरी आदतों से जो है वो करने वाले हैं। तो शराबी की वैसी सोच है, तो ठाकुर इसीलिए वो सोचते हैं आज अगर पैसे मिल रहे, बहुत दिनों के पास मतलब पेट भर कर वो खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको कम से कम ये सोचना था, क्या सोचना है उसे, पैसे मिल रहे तो मुझे अच्छे से खाना है, भरपेट खाना है, ऐसे उसके मन में सोच नहीं आ रहे। उनके मन में क्या सोच आ रही है कि उससे जो है अभी जितना भी पैसे उसे मिलने वाला है, पूर्ण पैसे का जो है वो पीने वाला है, ऐसा वहाँ पर शराबी है। तो वही जो है दोनों यहाँ पर बात कर रही है। तो ठाकुर के यहाँ पर शराबी वो आया हुआ है। सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने आज सच अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, उठा हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। तो देखिए, तो वहाँ पर जैसे मतलब ठाकुर उनको कहते हैं, मधुआ से कहते हैं कि उसे जो है यहाँ पर मतलब पैसे अगर मिलते हैं तो भरपेट खाना है, इस तरह उनको समझाते हैं। तो कहता है देखिए, तो मौज मस्ती जो है एक तरफ है, उसकी जो समय है अलग ही है, मौज मस्ती के संदर्भ में या फिर मन को सुकून देते हुए जो हम काम करते हैं वो अलग ही है। जो हमारे जो दुखपूर्ण जीवन है उससे ऊब कर निकलने का एक तरीका है। जो बुरी आदतें होते हैं या फिर बुरी आदतों के शिकार जो पड़े हुए होते हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, नशीले वस्तुओं का सेवन करना, ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे कहा जाता है जैसे वो लोग अपने मन के दुख को दूर करने के लिए जो उनकी परिस्थिति है, बिगड़ी हुई परिस्थिति है, उसे सुधारने के लिए वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वो कहने वाले हैं। तो उससे तो हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई सुधारती नहीं है, हमारी चिंताएं कम नहीं होंगी, या फिर हमारा दुख दूर नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होगा, ये सब कुछ है। फिर भी वो लोग आदत के शिकार बने होते हैं। तो इस कारण से उन लोगों को ऐसे दिमाग से या फिर मानसिक रूप से ऐसे वो जो है सोच कर रखे होते हैं। तो इसीलिए वो शराबी इस तरह कहता है तो ठाकुर को हंसी आती है। तो इसीलिए पूछते हैं तो आज तुमने दिन भर क्या किया है? तो कहता है शराबी सुबह उठा है। तो उठा भी कैसे है देखिए, सूरज निकल कर आया है तो उसकी जो है चादर, जो टूटी फूटी चादर है, उसमें से सूरज की किरण जो वहाँ पर पड़ रही थी या फिर सूरज की किरणें वहाँ पर जो अंदर जा रही थी, मतलब उसे उठने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो तब भी उसे उठने के लिए नहीं हो रहा था। तो वो जो है फिर से चादर ओढ़ ओढ़ कर जो है वो सोया हुआ था, मतलब देर तक वो सोया हुआ है, ज़्यादा देर तक वो सोया। जब जो कहता है सूरज की तेज जब मतलब किरणें जब तेज हो गई, मतलब ज़्यादा रोशनी फैल गई, तब जाकर जो है हमें उठने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे मजबूर होकर हमें उठे, मतलब आदत है हम लोगों को, ज़्यादा सोते हैं, सुबह के समय उठने के लिए हमें एकदम से नहीं होता है, झट से उठकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी शराबी उनमें से एक है। तो उसे जल्दी उठने के लिए मन नहीं था, फिर भी जो है मजबूरी में ही सही उसे उठना पड़ा। उठकर जो है अपना हाथ मुंह वगैरह धोना है, फिर उसकी जो दिनचर्या है वो करनी है। तो थोड़े कुछ पैसे उनके पास से दिन का देखना है, दिन भर का खाने का वगैरह देखना है उसे, तो इसलिए उसे लेकर वो निकल पड़ते हैं। तो जैसे वो निकलता है बाहर तो वहाँ पर जो है कुछ पैसों से पराठे वगैरह मतलब चपाती वगैरह जो भी पराठे होते हैं, तो वो जो है वो खाने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर पराठे बनाए जाते हैं। तो पराठे जहाँ पर कुछ जितने पैसे थे उसे देकर पराठे लेने के लिए वो कोशिश करता है, और वहाँ पर जो है उसकी गर्मी में अपने आप को भी सेंकने के लिए वो कोशिश करता है। तो गोमती किनारे जाकर, गोमती मतलब गंगा का किनारा है, उत्तर भारत से जुड़े हैं, हिंदी के सभी साहित्यकार उत्तर भारत से ही है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो लोग जो है उत्तर भारत की जीवन शैली को ही वो यहाँ पर दर्शाते हैं। उत्तर भारत में जो हमारी गंगा बहती है, गंगा नदी बहती है, जिसे हम पवित्र मानते हैं, तो ये जो गंगा नदी है हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जिस प्रकार ये हम देखते हैं, मतलब गंगा का जो किनारा है, फिर उसके किनारे जो लोग रहने वाले हैं, तो वहीं पर जाकर जो है रोज़ जो है उसका उपासना हो, पूजा हो करना पसंद करते हैं। तो वो भी जो है गंगा के किनारे ही है शराबी, तो इसलिए वहीं जाकर जो है अपना जीवन जो है शुरुआत कर रहा है, दिन की शुरुआत जो है वो कर रहा है। तो मुँह वगैरह धोने के लिए गंगा के किनारे पर गया, तो वहाँ पर जो है पानी में वगैरह थोड़ा अपना जो भी कार्य है पूर्ण करता है। तो करने के बाद जो है उसे क्या हो गया, तो अभी मतलब बूंदें पड़ने लगी, बारिश होने जैसा लग गया, शाम होने के लिए आया हुआ था। तो इसीलिए जो है मतलब उससे बचना है, तो वहाँ से निकल कर चल गया। तो वहाँ से जैसे ही वो निकल गया, भागने के लिए शुरू हो गया, तो उसे जो है शायद ठाकुर की याद आ गई। तो ठाकुर के पास आकर वहाँ पर अभी उनके सामने वो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार अपने दिन में जो उन्होंने किया है उसे लेकर उनके सामने कहता है। ठीक है, आगे कब फिर अगली कक्षा में हम देखेंगे। धन्यवाद।